बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले 1.5 नंबर एक्सरसाइज, और 1.5 नंबर एक्सरसाइज में वो इरेशनल नंबर की बात कर रहा है। पिछली एक्सरसाइज में उसने विजुअलाइजेशन पूछा, उसके और पिछली वाली एक्सरसाइज में उसने बोला √2 और नंबर लाइन, √5 और नंबर लाइन, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे बताते ये पूछा। उसके पहली वाली एक्सरसाइज में उसने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी पूछी। यहाँ जो वो प्रॉपर्टी पूछ रहा है वो इरेशनल नंबर की पूछ रहा है कि इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। हमें ये बताना है कि जो नंबर है वो हमें पहचानना है कि रैशनल है कि इरेशनल। तो सबसे पहले तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, इरेशनल की डेफिनेशन बताई, रैशनल की डेफिनेशन। रैशनल की डेफिनेशन P/Q फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। ये मेरा जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने सारी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। इरेशनल नंबर जो होते हैं कि अगर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, रूट के अंदर मैंने ये भी बताया था परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि अगर ये 3 लिखा हुआ है, अगर ये √6 लिखा हुआ है तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये जितने भी रूट के अंदर जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे होते हैं वो सब कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी 2 का स्क्वायर, 4 कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर हमने रूट के अंदर 4 लिख दिया तो आंसर क्या आ जाएगा 2। यानी अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे रूट के अंदर मैंने 9 लिखा तो आंसर क्या आ जाएगा 3। रूट के अंदर अगर हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा तो वो कैसा नंबर आ जाएगा, रैशनल हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा, 3 लिखा, 6 लिखा, 5 लिखा, 8 लिखा, 5 लिखा, जो भी नंबर लिखे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर। क्यूब रूट भी निकाला हमने, अगर क्यूब रूट ऑफ 3 लिखा, हमने लिखा क्यूब रूट ऑफ 3 तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। रूट के बाहर नंबर आ जाए तो रैशनल में कन्वर्ट हो जाता है, और रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर, फिफ्थ रूट के अंदर नंबर उसके अंदर रह जाता है तो वो कैसा नंबर कहलाता है, इरेशनल। तो यहाँ वो हमसे यही बोल रहा है कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं, आपको अगर रैशनल अच्छे समझ आता है, आपको अगर इरेशनल अच्छे समझ आता है तो आप बताइए कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। देखिए मैंने आपको बताया कि जितने भी इस टाइप के नंबर आएंगे वो कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। फिर दूसरी एक और चीज होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आपने 8th क्लास में ध्यान हो आपको तो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, √3 का आपने क्यों स्क्वायर रूट निकाला तो वो पॉइंट में आता है 1.312, 1.321, जो भी नंबर आता है 1.732, जो भी नंबर आता है, मतलब √3 की जो वैल्यू आती है अगर हम उससे निकालें उसको 1.732, कंटिन्यूअस चलने वाला नंबर होता है, कंटिन्यूअस, कोई इसको रटने की जरूरत नहीं है, वहां पे हमें कभी भी क्वेश्चन में आती है तो लिखा हुआ होता है। तो √3 कैसा नंबर, इरेशनल। जब इरेशनल नंबर है तो इरेशनल सीधी सी बात है, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़े, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर जो होते हैं, नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर जितने भी होते हैं वो सब कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर जितने भी होते हैं वो सब कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब जब इरेशनल नंबर है कोई भी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चलते ही जा रहा है, उसमें हम कुछ जोड़ दें तो भी वो इरेशनल ही कहलाएगा। भाई टर्मिनेटिंग में तो नहीं बदल जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहेगा। अगर उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दे, जैसे हमने पहले भी नंबर मल्टीप्लाई किए हुए हैं कि जैसा नंबर है उसका फॉर्म, नंबर बदल जाते हैं पर उसका जो फॉर्म है अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग ही रहेगा, अगर वो रिकरिंग है तो रिकरिंग ही रहेगा, और अगर वो नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है तो नॉन रिपीटिंग ही रहेगा। तो यहाँ पर भी वो यही चीज पूछ रहा है कि अगर कोई इरेशनल नंबर है उसमें हम कुछ जोड़ दें, कुछ माइनस कर दें, तो वही हमें मालूम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, अगर उसमें कोई नंबर प्लस करेंगे तो वो नंबर का जो फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहेगा। यानी इरेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ दें, इरेशनल नंबर से कुछ माइनस प्लस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, इरेशनल ही रहता है। इरेशनल प्लस रैशनल की प्रॉपर्टी है ये। देखिए यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लिखी हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। यहाँ वो इरेशनल नंबर की बात कर रहा है इसलिए मैंने इरेशनल की प्रॉपर्टी लिखी। यहाँ पर देखिए, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। सम ऑफ रैशनल, एग्जाम्पल देखिए, ये रैशनल है ये इरेशनल है,
सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल। क्लियर हुआ? अगर रूट 3 इरेशनल है और 4 रैशनल है, लेकिन इरेशनल में जोड़ेंगे तो वो फाइनल जो नंबर होगा वो इरेशनल ही होगा। क्लियर है? डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। डिफरेंस ऑफ रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस, रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस भी हमेशा कैसा होगा? इरेशनल भी होगा, क्योंकि कुछ भी माइनस करें इरेशनल नंबर से, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है तो इरेशनल ही होगा। फिर मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इरेशनल ही आएगा। क्वोशिएंट ऑफ ए इरेशनल, क्वोशिएंट ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। जैसे रैशनल और इरेशनल है, अगर डिवाइड करें इस नंबर को तो भी कैसा आएगा? इरेशनल ही आएगा। अभी हम रैशनलाइजिंग फैक्टर पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हम नेक्स्ट मतलब इसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। कंटिन्यूअस देखेंगे तो लास्ट में जाके ये रैशनलाइजिंग फैक्टर के क्वेश्चन बनते हैं, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है और डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी, इन पर ही बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। जो एक्सरसाइज 1.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको ये बात समझ में आ गई, 2 माइनस रूट 5। डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। कौन सी लाइन लिखना है आपको यहाँ पर? डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तो कैसा नंबर है ये? इरेशनल। हमें केवल पहचानना है, हमें केवल पहचानना है, तो हमें ये प्रॉपर्टी भी लिखना है, हमें ये प्रॉपर्टी लिखना है। पहला मैंने पहचाना कि 2 माइनस रूट 5 है, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तो डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। क्लियर है? आया समझ में? अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस रूट 23। पहले तो हम किसी भी नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर है तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करना चाहिए। अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले इसको हम क्या करेंगे? उठा के सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखिए 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा? 3। तो 3 कैसा नंबर है? सिंगल नंबर बचा, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल। कैसा नंबर है ये? रैशनल। बहुत इजी है। अब ये देखिए थर्ड वाला, आपको दिख ही रहा है यहाँ पर कि रूट 7 ऊपर भी है, रूट 7 नीचे भी, दोनों इरेशनल नंबर है। न्यूमिनेटर में भी इरेशनल है, डिनोमिनेटर में भी इरेशनल है। बट यहां जब हम इसको साथ में डिवीजन में लिख रहे हैं तो आप ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है। जब ये कैंसिल हो रहा है तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2/7। और 2/7 कैसा नंबर है? ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, p अपॉन क्यू फॉर्म है। p अपॉन क्यू फॉर्म जो होती है वो कैसी होती है? रैशनल। क्लियर है? समझ में आया कि p अपॉन क्यू फॉर्म जो होती है। अब ये जो 1/√2 है तो ये भी कैसा नंबर है? डिनोमिनेटर। मतलब अगर हम रैशनल और इरेशनल का क्वोशिएंट निकालेंगे, रैशनल और इरेशनल का क्वोशिएंट निकालेंगे तो आप यहाँ पर देखिए ये 1/√2 है, और अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं तो √2/√2 यानी कि ये हो जाता है √2/2। अगर हम इरेशनल और रैशनल यानी कि क्वोशिएंट ऑफ ए रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, क्वोशिएंट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, तो ये कैसा नंबर हो गया? इरेशनल।
क्लियर है, समझ में आया। अब ये 2 पाई, पाई इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल होता है। पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। पाई में कॉन्ट्राडिक्शन, एक आपके बुक में ही क्वेश्चन है कि वो बोलता है कि जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 है, जो हमें दिखती है कि वो कैसी है, रैशनल है, पर पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमको हम पता ही होता है हमको कि पाई इरेशनल नंबर है। पाई जब इरेशनल नंबर है तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तो 2 पाई इज ए, 2 पाई जो है वो कैसा नंबर है, इरेशनल। क्लियर है, तो समझ में आया ये, यानी इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है ये कि रैशनल और इरेशनल मिलाते हैं तो क्या होता है, नंबर कैसा होता है। लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद ही रैशनल इरेशनल बताया जाता है। हमने इसको सिंप्लीफाई करा, हमने इसको सिंप्लीफाई करा, डायरेक्ट ये देख के नहीं बताना है कि 2√7 इरेशनल है, 7√7 भी इरेशनल है। पर अगर हम उनको डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर है कैंसिल हो रहा है, या सेम नंबर है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम बताएंगे कि नंबर रैशनल है या इरेशनल। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इजी है, पर फिर भी आता है कि बच्चे क्या होता है डायरेक्ट देखते हैं और लगा देते हैं। नहीं, कोई भी क्वेश्चन है उसको पहले सिंप्लीफाई करें और उसके बाद बताएं कि ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि रैशनल है या इरेशनल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं उनको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब है कि अगर आइडेंटिटी लग रही है आइडेंटिटी लगाना है, प्लस माइनस हो रहा है प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन हो रहा है डिवीजन करना है। ये सिंप्लीफाई का मतलब होता है, यानी जो ऑपरेशंस उसके अंदर दिए हुए हैं वो ऑपरेशन का यूज करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, 3 + √3 2 + √2, ये लिखा हुआ है 3 + √3 2 + √2। सिंप्लीफाई करेंगे यानी क्या करना है, हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट निकालते हैं हम, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 √2 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2। ऐसे ही करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर जो है इसका पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पूरे नंबर के साथ, बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई करना बोलते हैं इसको। तो ये हमारा आएगा 3 2 = 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √3 × √2। ध्यान से देखिए भाई, इसमें बहुत सारी चीजें बेसिक हैं। 3 × 2 6, 3, ये रैशनल है ये रैशनल है, ऐसा ही आएगा। फिर ये √3 2, ये रैशनल है ये रैशनल है, ऐसा ही आएगा। लेकिन ये भी रैशनल है ये भी रैशनल, मल्टीप्लाई। दूसरा, इसका जो एक्सपोनेंट है, इसका जो एक्सपोनेंट, इसकी जो पावर है वो कैसी है, सेम। तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए कैसे हो जाएगा ये 3 √2 3 + 2 √2 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। जब पावर सेम होती है तो अंदर नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर ऐसा हो जाएगा ये 3 × 2, ये जो नंबर है ये ऐसा हो जाएगा, √3 × √2 को हम लिख सकते हैं √6। जब भी एक्सपोनेंट सेम हो तो अंदर का नंबर मल्टीप्लाई होके लिख जाता है, इसको हम बोलते हैं सिंप्लीफाई। अब ये देखिए, ये नंबर अलग है अपने आप में, ये अलग है ये अलग है, ऐसा ही लिखा रहेगा, कोई भी चीज प्लस माइनस नहीं होगी, ये अपने आप में अलग अलग नंबर है। ये अलग इरेशनल नंबर है √3, ये अलग इरेशनल नंबर है √2, ये अलग इरेशनल नंबर है √6। तो कोई भी नंबर किसी के साथ ना तो जुड़ रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमारा सिंप्लीफाई का आंसर यही रहेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। उसने बोला सिंप्लीफाई, तो ये हमारा हो गया सिंप्लीफाई। क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला करा मैंने। अब ये सेकंड वाला जो है हमारा, ये 3 + √3। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये देखिए 2 ब्रैकेट लिखे हुए हैं और नंबर अलग अलग नहीं है। ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये √3 है, ये भी √3, लेकिन एक ब्रैकेट में प्लस है और एक में माइनस है। तो ये हमने आइडेंटिटी का जो मेरा वीडियो है, या बचपन से आप जो आइडेंटिटी पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास में भी आपने आइडेंटिटी पढ़ी, 9th में मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया, उसमें भी मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई, तो आपको ये दिखना चाहिए
चाहिए कि ये कोई ना कोई आइडेंटिटी लग रही है। तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है ये, मैं वापस यहाँ पर बताती हूँ। a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रैशनलाइजेशन में तो ये आइडेंटिटी बार बार ही लगती है, बार बार लगती है। ये इस टाइप का 2 नंबर का मल्टीपल है तो हमें वापस से क्या लिखना है, उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भी आती है तो याद करो और तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो यहाँ पर देखिए ये आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये a का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी मैंने लगा दी। a प्लस बी, a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैंने और कितनी बार आपको बताया है कि √3 इंटू √3 3 होता है। कैसे होता है, बेस सेम पावर एड, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाता है। बेस सेम पावर एड एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है, बेस सेम पावर एड, तो हाफ इसकी पावर है हाफ इसकी पावर है, तो 3 की पावर हाफ प्लस हाफ 1, तो इसलिए आंसर आ जाता है 3। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया मेरा 3 3 जा 9 और ये √3 ये हो गया 3, तो ये हो गया मेरा 12। तो ये इरेशनल नंबर था, ये भी एक इरेशनल नंबर था, लेकिन अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये काय में बदल गया, रैशनल नंबर में बदल गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रही हूँ जो आपको, ये अभी आपके काम आने वाली चीज है। जब हम रैशनलाइजिंग फैक्टर पढ़ेंगे तो ये चीज बहुत काम आने वाली है, इसलिए यहाँ भी मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, वहां भी करूंगी, लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि ये इरेशनल नंबर है, एक रैशनल एक इरेशनल, इरेशनल हुआ, एक रैशनल एक इरेशनल, डिफरेंस रैशनल इरेशनल, इरेशनल, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, इरेशनल, मल्टीप्लाई ऑफ 2 इरेशनल। अब ये अपने आप में एक इरेशनल है और ये अपने आप में एक इरेशनल है, तो इरेशनल इंटू इरेशनल, जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो, रैशनल भी हो सकता है, ये अलग चीज है, ये अलग प्रॉपर्टी है। इरेशनल इंटू इरेशनल, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे हमने पहला एग्जांपल किया हमने 3 प्लस √3 इरेशनल, 2 प्लस √2 इरेशनल, ये दोनों इरेशनल हैं। सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता है, सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता है। इरेशनल इंटू इरेशनल, ये जो नंबर आया वो कैसा नंबर आया, इरेशनल। √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, √6 इरेशनल, तो इनका एडिशन भी कैसा होगा, इरेशनल। तो ये नंबर जो आया मेरा कैसा था, इरेशनल। बहुत अच्छी चीज बता रही हूं मैं, ये कैसा नंबर आया, इरेशनल। देखो 2 एग्जांपल लिखे यहाँ पे, एक वो लिखा जो मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल ही आ रहा है, लेकिन एक एग्जांपल ऐसा भी लिखा जो मल्टीप्लाई करने पर रैशनल आ रहा है। तो हम ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं। बहुत बार वो पूछता है गिव एन एग्जांपल फॉर रैशनल इरेशनल इंटू इरेशनल, 2 ऐसे नंबर लिखिए, 2 ऐसे इरेशनल नंबर लिखिए जिनका मल्टीप्लीकेशन कैसा हो, रैशनल। 2 ऐसे एग्जांपल लिखिए, 2 ऐसे नंबर इरेशनल नंबर लिखिए जिनका मल्टीप्लीकेशन कैसा हो, इरेशनल। यानी 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इरेशनल हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ये दोनों 1 और 2 क्वेश्चन से हमें ये बात समझ में आई, ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से ये बात समझ में आई। देखिए पहले जो मैंने प्रॉपर्टी बताई क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, रैशनल और इरेशनल मिला के बताई। रैशनल और इरेशनल मिला के हमेशा इरेशनल होता है, लेकिन इरेशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई जरूरी नहीं है कि हर केस में इरेशनल हो, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल। ये दोनों एग्जांपल से क्लियर हो गया कि इसका मल्टीप्लाई करा तो इरेशनल आया, लेकिन इसका मल्टीप्लाई, ये दोनों नंबर अलग है, एक प्लस का नंबर है एक माइनस का नंबर है, दोनों इरेशनल है, और जब इनका मल्टीप्लाई करा तो कैसा आया, रैशनल। तो 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। क्लियर है, समझ में आई ये चीज, क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है मैंने बताई है यहाँ पर। और ये जो चीज है कि कैसे रैशनल को, कैसे इरेशनल को रैशनल में बदलें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, वही हमारा क्या हो जाता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर, जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ आपको ये बात समझ में आई कि ये हमने सिंप्लीफाई करा, लेकिन सिंप्लीफाई के साथ एक चीज एक्स्ट्रा सीखी। क्या सीखी
कि दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रैशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। ये बहुत बार ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, और बहुत बार आपसे एग्जाम्पल लिखने को बोलता है कि ऐसे दो एग्जाम्पल लिखिए, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल लिखिए जिनका मल्टीप्लाई कैसा हो इरेशनल, ऐसे एग्जाम्पल लिखिए जिनका मल्टीप्लाई कैसा हो रैशनल। तो ये एग्जाम्पल हो गया रैशनल के लिए और ये एग्जाम्पल हो गया इरेशनल के लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये बहुत छोटे छोटे नंबर देके उसने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर ये चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई तो कोई भी टिपिकल क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आता है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी आता है, तो अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है आप बना सकते हैं। इसलिए हमेशा बेसिक बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस चीज का बेसिक क्या है। बेसिक दिमाग में बिठाओ, बेसिक आएगा, टफ क्वेश्चन भी आसान लगते हैं। तो ये बहुत इजी दे रहा है, बस हमें ऐसा नहीं कि बस इसको सॉल्व कराओ खत्म, नहीं, इसका समझिए कि उसका वो क्यों दे रहा है, वो ऐसे नंबर क्यों दे रहा है जिससे आपको प्रॉपर्टी भी समझ में आए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्लियर है? देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। देखिए अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, होल स्क्वायर लगा हुआ है, दो नंबर के प्लस के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, यानी आइडेंटिटी लगने वाली है। आइडेंटिटी कौन सी लगने वाली है, ये आइडेंटिटी मैं आपको वापस लिख देती हूँ। आइडेंटिटी के चैप्टर में मैंने सब अच्छे से समझाया है। a² प्लस b² प्लस 2ac, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ac। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी। तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? तो जब हम इसको खोलेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि √x इंटू √x याद कर लो, √x यानी √2 इंटू √2 2 होता है, √5 इंटू √5 5 होता है। एक्सपोनेंट सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो √2 इंटू √2 2 होता है, √5 इंटू √5 5 होता है। किसी ऐसे नंबर जो लिखे जाएंगे वो हमेशा डबल का सिंगल में बदल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2 यानी 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 यानी क्या हो गया 3 की पावर 1, यानी इरेशनल नंबर है, इरेशनल। √3 इंटू √3 ऐसा लिखेंगे और ये आ जाएगा 3। तो √3 इंटू √3 3 होता है, √5 इंटू √5 5 होता है, √2 इंटू √2 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए अब हम डायरेक्ट लिख देंगे। अब ये चीज अच्छे से आनी चाहिए जिससे हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकें। अब यहाँ पर देखिए इरेशनल इरेशनल है लेकिन एक्सपोनेंट है, इरेशनल इरेशनल है लेकिन एक्सपोनेंट है, तो इसका मतलब हो गया ये √10, इसका मतलब ये हो गया √10। तो ये हमारे पास आ गया 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 √10। यानी एक इरेशनल नंबर था, उसका मैंने परफेक्ट स्क्वायर, इसका मैंने स्क्वायर बनाया, तो भी वो कैसा आया, इरेशनल। तो ये प्रॉपर्टी की तरह समझिए कि अगर दो नंबर, एक नंबर है, एक कोई इरेशनल नंबर है, उसका मैं स्क्वायर कर दूं तो भी वो कैसा होगा, इरेशनल ही होगा। स्क्वायर करने पर केवल ये सिंगल नंबर खुल रहा है, यहाँ ये डबल नंबर है, √5 इंटू √5 5 हो रहा है, लेकिन यहाँ मैं √5 का स्क्वायर नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर अगर मैं √5 का स्क्वायर सिंगल करते तो वो 5 में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये √5 प्लस √5 सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इरेशनल ही बन रहा है। ये भी हम प्रॉपर्टी की तरह यूज कर सकते हैं कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर का स्क्वायर करें तो कैसा नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है। क्लियर है, समझ में आया? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत अच्छे समझ लीजिए, ये सारी चीजें आपको जैसे जैसे आप आगे नंबर ऑफ क्वेश्चन पे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो ये चीजें हैं ये सब अभी आपको क्वेश्चन में लगने वाली है, इसलिए अच्छे से करते जाइए। इजी मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि बस हो गया, इसका जो कंसेप्ट है कि कैसे सॉल्व किया, कैसे स्टेप बनाई, कहाँ आइडेंटिटी लगाई, कैसे हमने स्टेप लिखी, ये दिमाग में उठाइए जिससे अगला क्वेश्चन इजी हो जाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी
a प्लस बी, यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगती है। आंसर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा हमारा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3। तो कैसा नंबर हो गया? रैशनल नंबर हो गया। ये कैसा नंबर है? इरेशनल। ये कैसा नंबर है? इरेशनल। और ये कैसा नंबर है? रैशनल। तो वो ऐसा पूछ सकता है, आपसे निकलवा सकता है, एग्जाम्पल पूछ सकता है, यहाँ जो गिवन है उसके हिसाब से भी हम लिख सकते हैं। और अगर समझ में आया तो मन से कोई भी नंबर लेके लिख सकते हैं। और जो वो पूछा आप प्रॉपर्टी लगा के देख लीजिए, अगर वो फॉलो हो रही है तो हमने सही एग्जाम्पल लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये मैंने सिंप्लीफाई किया। तो दो में आइडेंटिटी देखो, यहाँ पर आइडेंटिटी लगी, यहाँ पर आइडेंटिटी लगी, यहाँ पर आइडेंटिटी लगी, और यहाँ ये सिंपल मल्टीप्लाई किया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अब हम आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। सी इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसका जो रेशियो होता है वो पाई होता है। पाई इक्वल टू होता है सी अपॉन डी, क्योंकि सर्कमफेरेंस होती है पाई डी। तो पाई इक्वल टू होता है सी अपॉन डी। अब यहां से अगर देखें तो भाई कोई सर्कल है, उसकी सर्कमफेरेंस है, उसका कुछ डायमीटर है, तो यहां से ये शो होता है कि पाई कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। यहां से ये शो होता है कि C इज ए रैशनल, D इज ए रैशनल, तो पाई इज ए रैशनल नंबर। पर हम जानते हैं बट पाई इज ए नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट 22/7। हम पाई की जो वैल्यू गिवन होती है वो 22/7 हम क्वेश्चन में लेते हैं। 22/7 उसकी वैल्यू होती नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, कैसी वैल्यू होती है? 22/7। हम जब उसमें क्वेश्चन में लिखा होता है तो बोलता है पाई की वैल्यू ले लीजिए सॉल्व करने की, क्योंकि इरेशनल नंबर है। कोई भी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर के साथ, ऐड करेंगे किसी नंबर के साथ, तो इरेशनल ही आएगा। लेकिन हमें तो किस फॉर्म में चाहिए होता है आंसर? रैशनल में चाहिए होता है। इसलिए हम वहां पर पाई की वैल्यू को 22/7 लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बट पाई इज अ नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट 22/7। जब ये नॉट 22/7 है, इसका मतलब है कि हम जानते हैं इनफैक्ट पाई हैज ए वैल्यू विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। पाई की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। तो यहाँ पर रैशनल शो होता है। यहाँ पर पाई इक्वल टू पाई की जो वैल्यू लेते हैं वो 22/7 रैशनल शो होता है, पर रैशनल होता नहीं है। कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। यहाँ केवल हम सॉल्व करने के लिए, आप बुक में पढ़ेंगे, किसी भी बुक में पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ था टेक पाई इक्वल टू 22/7। ऐसा नहीं बोलता है कि पाई 22/7 होता है, वो बोलता है टेक पाई इक्वल टू 22/7। पाई की जो वैल्यू है हमें क्या लेना है? 22/7, जो कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेते हैं 22/7। तो यहां ऐसा लगता है कि पाई इज रैशनल, पर नहीं, सॉल्व करने के लिए लिया जाता है पाई हैज ए वैल्यू विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। साइंटिस्ट ने जब पाई की वैल्यू निकाली तो वो कैसी आई? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सो पाई इज ए रैशनल नंबर while 22/7 इज ए रैशनल नंबर। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था कि पाई इक्वल टू C/D है। दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे समझाएंगे, आप कैसे शो करेंगे? तो आपको क्या बताना है? पाई इक्वल टू C अपॉन D, क्योंकि C इक्वल टू क्या होता है? पाई डी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है। तो यहाँ से ये शो होता है कि रैशनल है, पर जब साइंटिस्ट ने उसकी वैल्यू निकाली तो कैसी आई? पाई एज ए वैल्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और पाई की जो वैल्यू 22/7 है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। पाई इज ए नंबर whose exact value is not 22/7। 22/7 लिया जाता है, उसके बराबर नहीं होता है। तो इसलिए पाई इज एन इरेशनल नंबर
while 22/7 इज ए रैशनल नंबर। तो ये अच्छे से आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि वहां हम कुछ नहीं बता सकते, जो वो बोल रहा है उसी को हमें अपनी भाषा में समझाना। चीज वही है कि पाई की वैल्यू 22/7 दिखती है, 22/7 रैशनल है, पर एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं होती है। तो ये लाइन हमें लिखना है कि ये एग्जैक्ट नहीं होती है, और जब पाई की वैल्यू निकाली जाती है तो कैसी आती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो पाई इरेशनल होता है, वाई जबकि 22/7 इसे दिखने में कैसा है, रैशनल होता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये कभी कभी 2 नंबर में वो आपसे पूछ लेता है कि शो दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर और पाई इक्वल टू 22/7 इज ए रैशनल। तो रैशनल जो लिखा होता है वो एक्चुअल में उसके बराबर वैल्यू नहीं होती है। हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेक पाई इक्वल टू 22/7 ऐसा लिखा होता है, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्लियर है? जब वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये है कि पाई कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? तो इसका ये आंसर मैंने आपको लिख के दिया है, आप इस तरह से उसको लिखेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब ये क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 और नंबर लाइन। देखिए हमने रैशनल नंबर पढ़ लिए नंबर लाइन के ऊपर, इरेशनल नंबर पढ़ लिए हमने नंबर लाइन के ऊपर, लेकिन जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनको नंबर लाइन और रूट के अंदर, जैसे हमने पहले √2, √3, √5 बनाया नंबर लाइन के ऊपर, तो वही इस वाले नंबर को विजुलाइजेशन भी किया हमने विजुलाइजेशन किया 3.243। इसको हम कैसे नंबर लाइन पर लेंगे, इसके पहले वाली जो वीडियो है उसमें विजुलाइजेशन किया। अब ये अलग टाइप का नंबर है, √9.3। अगर इस टाइप का नंबर दिया है तो आप नंबर लाइन पर उसको कैसे बनाओगे? तो इसका भी जैसे मैंने आपको बताया था कि √2 और नंबर लाइन, तो उसकी स्केल चाहिए होती है, बिना स्केल के आप नंबर लाइन पर नहीं बना सकते। √5 और नंबर लाइन, √5 की स्केल चाहिए, अगर स्केल का मेजरमेंट आपके पास है तो आप नंबर लाइन पर उसको ले जा सकते हैं। तो वहां पर हमने √2 की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस लगाई थी 1 यूनिट पर। हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया था, पाइथागोरस लगाई थी। हमने यहाँ पर देखिए √2 बनाया था, तो √2 के लिए हमने क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी। ये 1 यूनिट था, ये 1 यूनिट था, तो ये कितना आया था, √2। तो ये हमारी स्केल हो गई थी, ये √2 की हमारी स्केल हो गई थी वो भी, और हमने इसको नंबर लाइन पर बना दिया था। तो यहाँ पर भी √9.3 की स्केल चाहिए। वो स्केल बनाने के लिए पहले मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूं, फिर वो आई कैसे स्केल, उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। तो पहले बनता कैसे है नंबर लाइन पर, पहले ये समझ लीजिए कि इसको हम नंबर लाइन पर √9.3 को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए इसका प्रोसेस है कि इसका जो स्केल है 9.3, तो पॉइंट हमारे पास नंबर है, इसको हम स्केल पर ले सकते हैं। तो ये मैंने नंबर ले लिया, मैंने ये नंबर ले लिया AB जो कि 9.3 है। ये यहां से यहां तक नंबर लाइन पर मैंने एक नंबर ले लिया AB। कितना नंबर है ये, 9.3। ये तो हम मेजर करके ले सकते हैं, हमारे पास स्केल है। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि जो नंबर हमारा 9.3 है, कोई भी नंबर होता, उससे 1 यूनिट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 1 यूनिट यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जिसको मैंने लिख दिया C, और यहाँ पर लिख दिया 1 यूनिट। यहां से यहां तक हमने क्या लिया, BC बराबर क्या ले लिया हमने, 1 यूनिट एक्स्ट्रा ले लिया। BC बराबर 1 यूनिट, जो भी हमने यहाँ पर यूनिट मानी 9.3 के लिए, 9.3 लेने के बाद उसको हमने और आगे बढ़ा के 1 यूनिट और ले लिया, उसको लिख दिया C पॉइंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, AC। अब हमारे पास AC जो हो गया वो 10.3 हो गया। AC हमारे पास कितना हो गया, 10.3। इसका हम क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचा जाता है, मोर देन हाफ लेते हैं लाइन सेगमेंट को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए यहाँ पर ये कोई लाइन है मेरे पास PQ, इसका मुझे क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम राउंडर में इसका मोर देन हाफ लेते हैं, और मोर देन हाफ लेके यहाँ पर ऐसे कट लगा देते हैं। P पर रख के कट लगाया और Q पर भी रख के कट लगाया, तो ये हमारा क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी जो हमारा राउंडर होता है, तो जो भी हमारे पास लाइन सेगमेंट होता है उसका क्या करते हैं, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा ले लेते हैं, और उसके बाद P पॉइंट पर रख के आर्क खींचते हैं दोनों साइड लाइन सेगमेंट के, Q पॉइंट पर
पर रख के आर्क खींचते हैं लाइन सेगमेंट के दोनों साइड, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट से मिला देते हैं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है। क्लियर है? तो इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये देखिए यहाँ कहीं आएगा। मैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि बोर्ड है तो मुझे डायरेक्ट ही बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कैसे खींचेगा। ए पर रखेंगे, मोर देन हाफ लेंगे और नीचे ऊपर कट लगाएंगे, फिर सी पर लेंगे और मोर देन हाफ लेंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे, और जहां ये मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कहां से खींचा मैंने, किसका खींचा मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एसी। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एसी, एसी का खींचा। किसका खींचा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने किसका खींचा, एसी का। एसी का क्या किया हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर एसी। अब एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको मैंने ओ नाम दे दिया, इसको मैंने ओ नाम दे दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, मैंने इसको ओ नाम दे दिया। अब यहां से देखिए, ये जो बी पॉइंट होता है उस पर वापस से 90 डिग्री बनाते हैं। उस पर वापस से हम क्या करते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो 90 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करते हैं, राउंडर पॉइंट के बी के ऊपर रखते हैं। आपको मालूम है, देखिए कैसे बनाते हैं 90 डिग्री। यहाँ पर रखा पॉइंट है, ये मेरे को यहाँ पर 90 बनाना है, तो यहाँ से जो आर्क लिया वो आर्क ऐसा खींचा, फिर पहला जो यहाँ पर कट है उससे एक कट यहाँ लगाया, दूसरा कट एक और आगे बढ़े यहाँ लगाया, फिर इन दोनों से कट लगाते हैं तो ये हमारा कैसा बन जाता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बन जाता है। ये राइट एंगल बन जाता है। जिसको नहीं आता है मैंने बता दिया कि 90 डिग्री कैसे बनाते हैं। राउंडर रखा, राउंडर से एक सेमी सर्कल खींचा, जो सेमी सर्कल लाइन सेगमेंट पर आया उस पर पॉइंट रख के आर्क को चेंज नहीं करना है, जो हमने आर्क लिया है उसी आर्क से बनाना है। तो पहला कट 60 होता है, उसके बाद एक और कट लगाया और उन दोनों का वापस से बाइसेक्टर कर दिया, उन दोनों पॉइंट से वापस से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन जाता है। तो यहाँ पर मुझे 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो ये देखिए ये 90 डिग्री मैं पहले ही आपके सामने खींच देती हूँ। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचा तो ये देखिए ये आया और इन दोनों का परपेंडिकुलर ये है। देखिए यहाँ पे मैं फ्री हैंड बना रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। अब ये जो ओ आया था हमारा, हमने दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ बनाया और दूसरा यहाँ पर मैंने 90 डिग्री एंगल बनाया। मैंने क्या करा, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाया। क्लियर है? अब ये जो 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल का एक बी पर बनाया मैंने और ओ पर मैंने क्या बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये जो ओ पॉइंट है इस पर हमने इसको क्या करना है, हमें इसको सेंटर मानना है। इसको सेंटर मान के एसी जो है डायमीटर मान के हमको एक सेमी सर्कल बनाना है। यानी अगर ओ सेंटर है तो रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस हो जाएगी OA बराबर OC। रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, OA बराबर OC। अगर हमने AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा यानी ये हमारा मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट है, इसका मतलब AO बराबर OC हो जाएगा। AO बराबर अगर OC है, AO बराबर OC है तो R जो है हमारा क्या हो गया, AO बराबर OC, रेडियस हो गई। और अगर हमारे पास सेंटर पॉइंट मालूम है, रेडियस मालूम है, तो हम सर्कल खींच सकते हैं। सर्कल खींचे, सेमी सर्कल खींचे, दोनों खींच सकते हैं। तो O पर हमने पॉइंट लेके और रेडियस OC और OA लेके एक हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो आप ये सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा जाएगा। ये हमने क्या बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया। क्लियर है? तो ये सेमी सर्कल हमारा बन गया। अब देखिए जब हमने ये सेमी सर्कल बनाया, कहां से कैसे बनाया हमने सेमी सर्कल, O को सेंटर लिया और OA को रेडियस लिया और O पर राउंडर रख के OA रेडियस लेके हमने एक सेमी सर्कल बना दिया। अब ये जो सेमी सर्कल है, ये जो B पर परपेंडिकुलर खींचा था वो यहाँ पर कहीं कट करता है, तो इसको हम D नाम दे दिया मैंने। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, D नाम दे दिया। अब ये O से हमने D को, देखिए यहाँ से क्या करा हमने, सेमी सर्कल खींचा, B पर हमने 90 बनाया हुआ था, वो लाइन जो है ऊपर जा रही थी, वो इस सेमी सर्कल को कट कर रही है। कहाँ कट कर रही है, D पॉइंट पर। ये D पॉइंट को O पॉइंट से मिला दिया। ये D पॉइंट को O पॉइंट से मिला दें तो आप ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये वाला जो है ये राइट ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ये 90 है और यहाँ से यहाँ मिला दिया तो ये क्या बन गया हमारा, राइट ट्रायंगल बन गया।
तो राइट ट्रायंगल बनने से इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। और जब हम पाइथागोरस लगाते हैं तो BD की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, BD की जो वैल्यू होती है वो आती है √9.3। जब हम इसको पाइथागोरस लगा के सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आप ये 10.3 है, तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो ये 10.3 का हाफ -1 करेंगे तो वो भी आ जाएगा, और ये रेडियस के बराबर है, और रेडियस क्या है 10.3 का आधा है। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये जो वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद जब आती है तो ये आती है √9.3। और हमें क्या चाहिए थी, स्केल हमें किसकी चाहिए थी, √9.3। तो यानी मेरे पास जो BD नंबर आया, जो BD आया वो मेरा क्या है 9.3। ये जो BD आया ये कितना आया मेरा 9.3। अब ये BD आ गया तो ये नंबर लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, ये नंबर लाइन है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, ये एक्स एक्सिस है हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अब BD मेरे पास आ गया, BD की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास √9.3। कैसे आई है, पाइथागोरस लगाने से आती है। हमें तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, पाइथागोरस लगाते हैं, OB की वैल्यू को OD की वैल्यू में से माइनस करते हैं स्क्वायर करके, तो ये हमारा आता है √BD। और √BD जब निकालते हैं सॉल्व करने के बाद तो कितना आता है √9.3। 9.3 की स्केल क्या आ गई हमारे पास, BD, यानी BD हमारा क्या है 9.3। तो इसको हमने इसको हमने मेन पॉइंट मान लिया, और ये BD को हमने राउंडर से यहाँ खींच दिया। तो ये जो है, ये जो पॉइंट है P, और जो P पॉइंट है यानी B से P तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा है √9.3 और नंबर लाइन। B से P तक BP इक्वल टू √9.3 ऑन नंबर लाइन। क्लियर है, समझ में आया कि क्या करना है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में दिया है, हमें बताना था √9.3 और नंबर लाइन। तो हम कैसे बनाते हैं, मैं वापस से एक बार बताती हूँ आपको। हमने क्या करा, जो AB है वो 9.3 लिया, 1 यूनिट ज्यादा बढ़ा के लिया, फिर हमने AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, उसको पॉइंट को मैंने नाम दिया O। B जो पॉइंट था, जो ओरिजिनल पॉइंट था AB, वहां B पर हमने 90 डिग्री एंगल बनाया, और O को सेंटर मान के OA को रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बनाया। वो सेमी सर्कल जो है, जो B पर हमने परपेंडिकुलर खींचा था वो D पर कट करता है, और ये जो है और O से D को मिला देते हैं तो ये राइट ट्रायंगल फॉर्म होता है। और जब हम पाइथागोरस लगाने जाते हैं इसके अंदर, तो पाइथागोरस लगाने से BD की जो वैल्यू आती है वो आती है √9.3, और ये जो √9.3 है ये हमारी हो जाती है स्केल। तो BD को स्केल मान के B पर राउंडर रख के D के बराबर B से आर्क खींच के नंबर लाइन पर पॉइंट ले आते हैं जो यहाँ आ रहा है P पर। इसका मतलब है जो BP हमारा आया, जो B से P जो डिस्टेंस आई वो कितनी है √9.3। B से P तक की जो डिस्टेंस आई नंबर लाइन पर वो कितनी है 9.3, और मेजरमेंट क्या है हमारा BD। क्लियर है, तो ये हमारा बन गया रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए ये आता कैसे, मैंने आपको 3 बार 4 बार बोल दिया कि पाइथागोरस से आता है। अब देखिए पाइथागोरस से कैसे आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं पाइथागोरस। मैंने आपको बताया कि यहाँ क्या लगाना है पाइथागोरस। तो पहले पाइथागोरस लगाना है, तो BD इक्वल टू देखिए OD का स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, और BD का स्क्वायर बराबर हो गया OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। और अगर रूट लगा दें तो BD इक्वल टू हो गया √OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर।
ये हमारी पाइथागोरस। अब इसमें ओडी की वैल्यू चाहिए मुझे। ओडी किसके बराबर, रेडियस के। ये सेंटर है, ओए रेडियस है, ओसी रेडियस है, तो ओडी भी तो रेडियस है, तो ये बराबर काय के, ओडी के रेडियस के बराबर है। और रेडियस मुझे चाहिए तो टोटल डिस्टेंस, डायमीटर कितना है, टोटल डिस्टेंस देखिए यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है मेरे पास, यहाँ पर देखिए आप, ये जो है AC बराबर कितना है, 10.3। ये जो है ये 9.3 प्लस 1 कितना है, 10.3। तो इसका मतलब है रेडियस जो है इसका हाफ होगा, तो 10.3 डिवाइड बाय 2, जो कि क्या है हमारा OD। 10.3 डिवाइड बाय 2 हो गया R। और यहाँ पर देखिए जो OB की वैल्यू है, मुझे यहाँ पर OB चाहिए, तो OB इक्वल टू हो जाएगा R माइनस 1। OB की जो वैल्यू चाहिए मुझे, OB चाहिए, तो OB क्या होगा, R माइनस 1 क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। तो R की जो वैल्यू है, R की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10.3 डिवाइड बाय 2। इसमें से हमको -1 करना है, जब -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.3 डिवाइड बाय 2। यानी ये OB की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 8.3 डिवाइड बाय 2। क्लियर है। तो ये हमारे पास OB आ गया और ये हमारे पास OD आ गया। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, देखिए यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो OD की वैल्यू कितनी है मेरी, OD की वैल्यू है 10.3 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 8.3 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी से खोल देंगे। आइडेंटिटी से जब खोलेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी आपको मालूम है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए 10.3 बाय 2 माइनस 8.3 बाय 2, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 10.3 बाय 2 प्लस 8.3 बाय 2। क्लियर है। अब ये देखो यहाँ पर अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये 2 बाय 2 हो गया, तो जब 2 बाय 2 हो गया तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 1। यहाँ पर देखिए 2 बाय 2 हो गया तो ये इसकी वैल्यू हो गई 1। 10.3 माइनस 8.3 2 आएगा और 2/2 1 हो गया। और यहाँ पर आप देखिए ये जो वैल्यू है 6 हो गया और ये 18 बाय 2 हो गया, तो ये जो वैल्यू आई हमारी ये हो गई 9.3। यानी BD बराबर हमारा आ जाता है √9.3। तो इसकी मैंने आपको बता दी कैलकुलेशन, कि कैलकुलेशन से जो मैंने BD बोला था कि वो √9.3 आता है, कैसे आता है ये मैंने आपको बताया। तो ये अच्छे से समझना है कैसे हमने वैल्यू निकाली है। और ये भी आपको इसके साथ अगर 3 मार्क्स में आया तो ये भी बनाना है, प्लस इसकी कैलकुलेशन भी लिखनी है। तो हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। रैशनलाइज मतलब किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें कि ये जो नंबर है वो किस में बदल जाए, रैशनल में बदल जाए, उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। और यहाँ तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो वही नंबर तो हमें वही यूज करना है जिससे ये किस में बदल जाए, डिनोमिनेटर जो है वो किस में बदल जाए, रैशनल नंबर में। ऐसे नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है जिससे वो डिनोमिनेटर किस में बदल जाए, रैशनल नंबर में। और रैशनल नंबर में बदलना ही रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। ऐसे नंबर से इरेशनल नंबर, देखिए जैसे √7 इरेशनल नंबर है, √7 इरेशनल नंबर है, इसको कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये रैशनल बदल जाए। तो आपको मालूम है कि √7 को √7 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। आपको मालूम है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि √7 × √7 7 होता है। तो ये अगर सिंगल नंबर लिखा हुआ है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हम निकाल सकते हैं, √7 × √7 7 होता है। लेकिन अगर आइडेंटिटी की बात करें a माइनस √b, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a प्लस √b से, तो ये हो जाता है। देखिए यहाँ पर वापस वो आइडेंटिटी लगती है, मैंने आपको बताया a माइनस बी a प्लस बी, क्या लगेगी यहाँ पर, आइडेंटिटी लगेगी। तो ये हो जाएगा हमारा a² माइनस बी। और अगर ये a और b दोनों रेशनल नंबर है तो a² माइनस बी कैसा नंबर हो गया, रैशनल। इसका मतलब होता है
कि a प्लस रूट बी लिखा है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर a माइनस रूट बी होगा, a माइनस रूट बी लिखा है उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर a प्लस रूट बी होगा। और अगर दोनों रूट में लिखे रूट a माइनस रूट बी, रूट a प्लस रूट बी, तो इसको फिर वापस से वही a माइनस बी a प्लस बी, आंसर क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा a माइनस बी। और a माइनस बी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। तो जब भी बाइनोमियल वाला नंबर हो, माइनस में होता है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस होता है तो माइनस से, माइनस है प्लस है, बस हमें देखना है कि उसी का सेम बनाना है कि जब आइडेंटिटी खुले, आइडेंटिटी खुल रही है इसमें ध्यान रखना रहता है। अगर रूट की जगह वो क्यूब रूट कर दे तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये केवल फॉलो होता है स्क्वायर रूट पर, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या हाफ होता है और हाफ को हाफ मिला दे तो वन हो जाता है, हाफ में हाफ मिला दे प्लस कर दे हाफ से हाफ तो क्या हो जाता है, वन हो जाता है, इसलिए ये रूट के लिए सही है। अगर यही चीज क्यूब रूट आ जाए तो क्यूब रूट के लिए ऐसा का ऐसा नहीं लगेगा, हमें समझ के उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ भी जो क्वेश्चन आए हैं मैं उसकी बात करती हूँ, ये आपको समझ में आया होगा कि किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए पहला नंबर है 1/√7, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो इसका आंसर आएगा हमारा 1/√7 इंटू √7/√7। ध्यान रखना है कि नीचे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और √7 इंटू √7 क्या हो गया 7, और ये √7। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये इरेशनल से किस में बदल जाए, रैशनल में, इसको हम बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो आप देखिए √7 से किस में बदल गया, 7 में, यानी हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। क्लियर है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, √7 माइनस √6 है, मैंने अभी आपको बताया कि जब रूट a माइनस रूट बी होगा तो रूट a प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, तो यहाँ पर ये हो गया √7 प्लस √6, और नीचे देखिए a माइनस बी a प्लस बी, ये भी मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है, रूट a माइनस रूट बी, रूट a प्लस रूट बी, a माइनस बी बन जाता है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट a का स्क्वायर a होता है, √7 का स्क्वायर 7 होता है, तो रूट a इंटू रूट a हो जाएगा, रूट b इंटू रूट b b हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा 7 माइनस 6, तो ये 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, तो ये आंसर आ गया मेरा √7 प्लस √6। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, नीचे हमारा क्या बचा 1, और 1 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर, 1 कैसा नंबर है, रैशनल। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यहाँ से आप अच्छे से समझ लीजिए कि रूट a माइनस रूट बी, रूट a प्लस रूट बी, a माइनस बी, रूट a का स्क्वायर a बन जाता है, रूट a का स्क्वायर a, तो इसलिए √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। तो 7 माइनस 6 1, तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/√5 प्लस √2, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये प्लस है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस, तो ये हमारे पास बनेगा √5 माइनस √2, और यहाँ पर देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, सेम नंबर है, आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर आएगा a माइनस बी, तो ये आ गया 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, तो √5 माइनस √2 अपॉन 3, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या है देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, रूट a का स्क्वायर a, रूट b का स्क्वायर b, तो यहाँ पर ये √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कैसा हो गया, रैशनलाइज हो गया, रैशनल में बदल गया, इरेशनल को रैशनल में बदलना रैशनलाइज द डिनोमिनेटर होता है। इरेशनल नंबर से हमने किस में बदल दिया, रैशनल, ये रैशनल हो गया, ये रैशनल हो गया, ये रैशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, 1/√7 माइनस 2, देखिए माइनस है, मैंने अभी आपको बताया माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस से,
तो ये हो जाएगा हमारा √7 + 2 अपॉन √7 + 2, और ये ऊपर रहेगा √7 + 2 और नीचे आएगा √7 का स्क्वायर 7 a स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी, √7 का स्क्वायर 7 लेकिन 2 का स्क्वायर 4, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये आएगा √7 + 2 अपॉन 7 - 4, क्योंकि यहाँ पर ओनली 2 है तो 2 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 होता है लेकिन 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो ये ध्यान से करना है हमको। √7 + 2 अपॉन कितना आ गया 3, और ये देखिए डिनोमिनेटर किसमें बदल गया, रैशनल नंबर में। तो इरेशनल नंबर रेशनल में बदल गया, यानी ये कैसा हो गया, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये मैंने आपको बताया कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे √7 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √7 होता है, a माइनस √b का रेशनलाइजिंग फैक्टर a प्लस √b होता है, a प्लस √b का रेशनलाइजिंग फैक्टर a माइनस √b होता है। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये है। तो प्लस दिया है तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस दिया है तो प्लस से मल्टीप्लाई, और ऐसे रूट के अंदर क्यूब रूट होता तो ये चीज नहीं लगती। क्यूब रूट की आइडेंटिटी अलग होती है, उस आइडेंटिटी से हमको खोलना पड़ता है, और यहाँ पर क्यूब रूट वाले दिए नहीं है इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। थोड़ा सा वो टफ हो जाते हैं क्वेश्चन। अगर हम आगे कुछ मैं और अच्छे क्वेश्चन इसके डालूंगी और आगे वीडियो बनाऊंगी एनसीईआरटी के अलावा, तो उसमें मैं इसके थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन डालूंगी कि क्यूब अगर होता तो हम उसका क्यूब रूट होता तो हम उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते। क्यूब रूट का रेशनलाइजिंग फैक्टर आइडेंटिटी अलग लगती है, क्यूबिक आइडेंटिटी लगती है। यहाँ पर स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगी, वहां पर क्यूबिक वाली आइडेंटिटी लगेगी, उससे हमको उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आज हमने करा रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो देखिए पहला दूसरे क्वेश्चन में उसने सिंप्लीफाई बोला था, तो यहाँ भी वही चीज है कि इसको हमने क्या करा, सिंप्लीफाई, इनको मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को, तो क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई। तो पहले रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जो भी आंसर आता है वो फाइनल आंसर हो जाता है। तो मेरे साथ देखिए आज हमने 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।